आर्टिकल 370 के खात्मे के बाद जम्मू कश्मीर लीडरान से पीएम मोदी की मुलाकात के बाद से ही रियासत में असेंबली इंतखाबात के हालात बनने लगे। इसी दौरान रियासत की हदबंदी को लेकर एक टीम के वहां जाने का ऐलान हुआ। इसी के तहत आज रियासत में हदबंदी के बाद 7 सीटें बढ़ाने का ऐलान किया गया। इस फैसले की जानकारी हदबंदी कमीशन ने खुद दी। उनका कहना है कि जम्मू कश्मीर में हदबंदी 2011 की सेंसेक्स के बिना पर होगी और ये पूरा अमल मार्च 2022 तक पूरा हो जाएगा। हदबंदी के बाद जम्मू कश्मीर असेंबली में अब 83 की जगह 90 सीटें होंगी। आज के मुद्दा में बात इसी हदबंदी पर होगी। सवाल सभी सियासी जमातों के रुख पर भी होगी, लेकिन बात अवाम के उस उम्मीद पर भी करेंगे कि रियासत में आखिर असेंबली इंतखाब की तारीखों का ऐलान कब होगा। लेकिन सबसे पहले देखिए हदबंदी को लेकर ये हमारी खास रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर में 4 दिनों के दौरे के दौरान हदबंदी कमीशन ने यूटी के सियासी जमातों से लेकर समाजी तंजीमों तक सैकड़ों डेलीगेशन से मुलाकात की और दौरे के आखिरी दिन कमीशन के साथ मौजूद चीफ इलेक्शन कमिश्नर सुशील चंद्रा के साथ सहाफियों से बात कर दौरे के बारे में जानकारी दी। इस दौरान जो सबसे अहम बात कही गई वो यही कि हदबंदी के दौरान जम्मू कश्मीर में असेंबली की 7 सीटें बढ़ेंगी। In 2020, this delimitation commission was constituted to carry out exercise on the basis of census 2011 as per section 62 of the Jammu and Kashmir Act 2019. That is the last available census, and with the mandate to add 7 more seats in the UT and ST seats but also to be provided. The Delimitation Act 2002 provides the manner of this process. इलेक्शन कमिश्नर ने कहा कि ड्राफ्ट जब तैयार हो जाएगा तो इसे मंजर आम किया जाएगा। इसके बाद आम लोगों के सुझावों का भी इस्तकबाल किया जाएगा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सुशील चंद्रा ने ये भी कहा कि उनसे मिलने वाले डेलीगेशंस ने तमाम सुझाव दिए हैं। कुछ ने रिजर्वेशन का मुतालबा किया है। इन सभी की बातें सुनने के बाद ड्राफ्ट में बदलाव हो सकते हैं। इसके अलावा जम्मू कश्मीर की ज्योग्राफिकल हालात का भी ख्याल रखना जरूरी है। All constituencies shall, as far as practicable, be geographically compact areas, and in delimiting them, regard shall have to be made to physical features as distinct boundaries of the administrative units, facilities of communication, and convenience to the public. इस दौरान चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने हदबंदी के अमल पर सवाल उठाने वालों को भी 2 टूक जवाब दिया। उन्होंने कहा कि अब तक जिस हदबंदी के तहत इंतखाबात हुए हैं वो 1981 की सेंसस पर मबनी थे। 1981 में तश्कील किया गया कमीशन 14 साल के बाद अपनी नई सिफारिशें पेश कर सकता था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और 1981 के बाद यहाँ पर हदबंदी का कोई काम नहीं हुआ। सुशील चंद्रा ने ये भी कहा कि हदबंदी एक बड़ा प्रोसेस है और इसे अब 2011 के सेंसस के बिना पर किया जाएगा। However, first full-fledged delimitation commission was formed in 1981, which could submit its recommendations after 14 years in 1995, and it was based on 1981 census. Thereafter, no census had taken place. हदबंदी कमीशन की चेयरपर्सन रिटायर्ड जस्टिस रंजना देसाई ने अपने दौरे के बारे में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि बीते 3 दिनों में जम्मू कश्मीर में सियासी पार्टियों और समाजी डेलीगेशन के मेंबरान से अच्छे माहौल में बातचीत हुई। उन्होंने ये भी कहा कि सभी के मुतालबात को सुना गया और सबका ख्याल रखते हुए कानून के तहत फैसले लिए जाएंगे। Privileged to be part of this historic exercise of delimitation. As part of Delimitation Commission, we are really overwhelmed by the participation of various stakeholders in large numbers who provided qualitative input during our interactions. We are here for about 3 days now and we have interacted with them and we have taken note of their suggestions, their views, and we will definitely consider all those their representations as well as whatever they have expressed to us. हदबंदी कमीशन की प्रेसिडेंट ने ये भी कहा कि ये उनका और टीम का पहला जम्मू कश्मीर दौरा था, लेकिन आखिरी नहीं और टीम आवाम की बात सुनने के लिए जम्मू कश्मीर आती रहेगी।
As you know, delimitation is a constitutionally mandated exercise, and we collectively have been tasked with this onerous work, which we are confident of completing after following due process as laid down in the law. This is our first visit to the UT, and I assure you, it is not our last. We'll have to come again to interact with many more people. आपको बता दें कि पिछले इंतखाबात तक जम्मू कश्मीर में कुल 87 असेंबली सीटें थी। लद्दाख के अलग यूनियन टेरिटरी बनने के बाद जम्मू कश्मीर में कुल 83 सीट बच गई और 4 को लद्दाख के हिस्से दे दिया गया। अब नए हदबंदी के बाद जम्मू कश्मीर में 90 सीटें होंगी, जिन पर इंतखाब कराया जाएगा। उधर बीजेपी के सीनियर लीडर कविंद्र गुप्ता का कहना है कि सिर्फ आबादी के बिना पर हदबंदी सही नहीं है, इसमें और भी कई चीजों को शामिल किया जाना जरूरी है। आधार बेस्ड वोट बने, उस आधार पर करें। अगर फर्जी लोग वहां पर जनसंख्या डाली गई है तो आधार से सब कुछ क्लियर हो जाएगा। वोटर्स को भी आधार, खाली पॉपुलेशन को आधार मान करके नहीं करना चाहिए। हमने कहा है कि टेरन यहाँ कम्युनिकेशन जाती है या नहीं जाती, अलग अलग माउंटेनियस एरियाज या प्लेन एरियाज, इन सभी को अलग अलग करके उस हिसाब से करें, उसी हिसाब से जम्मू में करें और उसी हिसाब से जम्मू में करें, और जो भी निकल करके आता है मुझे लगता है कि उससे ही सही इंसाफ होगा। हदबंदी कमीशन की टीम अलग अलग इलाकों का डेटा और नक्शा इकट्ठा कर रही है। कमीशन ने सभी डीओ और डीसी के साथ वर्चुअल मीटिंग भी की है। कमीशन की जानिब से कहा गया है कि सभी डेटा इकट्ठा करने और अलग अलग पहलुओं की देखभाल करने की कोशिश की जा रही है। इंतखाबी हलकों में जिले के साथ साथ तहसीलों का ओवरलैपिंग भी शामिल है। जम्मू से जतिंदर नूरा की रिपोर्ट, सी मीडिया। जम्मू कश्मीर में होने वाली हदबंदी की अपोजिशन क्यों मुखालिफत कर रही है, जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ इस चर्चा में जो खास मेहमान शामिल हो रहे हैं उनका तारुफ मैं आपसे कराना चाहूंगी। हमारे साथ अमित राणा साहब हैं, तर्जुमान हैं रूट इन कश्मीर के। इफ्रा जान है हमारे साथ, लीडर हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस से। आप दोनों का इस्तकबाल करना चाहेंगे जी सलाम पर। इफ्रा जी, पहला सवाल मेरा आपसे है, क्यों एनसी को लगता है कि ये जो फैसला लिया गया है हदबंदी का, ये गैर आईनी है? जी देखिए, एनसी को ये चीज इसलिए लगती है ये गैर आईनी है क्योंकि ये डीलिमिटेशन का फैसला जो है ये आर्टिकल 370 के एब्रोगेशन का एक प्रोसेस है। जब आर्टिकल 370 को एब्रोगेट किया गया उसके बाद स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट को लाया गया और डीलिमिटेशन जो हो रही है ये उसी प्रोसेस के तहत हो रही है। नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है ये पेटिशनर है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में, जहां इन्होंने प्रॉपर पेटिशन डाली है कि आर्टिकल 370 जो है उसको हटाना ही गैर कानूनी था, उसको हटाना ही गैर कॉन्स्टिट्यूशनल था। तो जब पहली प्रक्रिया को हटाना गैर अनकॉन्स्टिट्यूशनल था तो हम कैसे मान लें कि उसके बिना पे जो भी काम हुआ है वो कॉन्स्टिट्यूशनल हो सकता है। इनफैक्ट हमें उम्मीद है कि भारतीय जनता पार्टी जो है ये भी सुप्रीम कोर्ट पे भरोसा करती होगी, ये भी सुप्रीम कोर्ट को रिस्पेक्ट करती होगी, और ये जब तक सुप्रीम कोर्ट जो है अपना फैसला नहीं दे देता कि क्या 370 को हटाना कानूनी था या गैर कानूनी था, तब तक ये लोग इंतजार करेंगे और इनको कोई जल्दबाजी नहीं होगी। हमें एक जल्दबाजी का एक गुमान हो रहा है जो हम साफ साफ सामने रख रहे हैं। हमें उम्मीद थी कि भाजपा जो है ये एटलीस्ट सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार करेगी, लेकिन बहुत बुरा लगता है कि ये लोग तो सुप्रीम कोर्ट से भी आगे निकल गए। इन्होंने कभी सुप्रीम कोर्ट के किसी फैसले का इंतजार नहीं किया है। इतना बड़ा फैसला आर्टिकल 370 के हटने की कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी को समझने के बाद हटाया जाना चाहिए था। दूसरी बात, जब यही डीलिमिटेशन कमीशन जो है ये बाकी और 4 राज्यों में भी लाया गया, बाकी और 4 राज्यों के जो इलेक्शन और डीलिमिटेशन है वहां ये डीलिमिटेशन 2026 में कर रहे हैं, ठीक है। आपने पार्लियामेंट में जो है 1971 पे, हमारे पार्लियामेंट ने 1971 सेंसस के बिना पे डीलिमिटेशन को रोक दिया है, चलिए ठीक है। आपने बाकी राज्यों में आप 2026 पे करेंगे, चलिए ठीक है। तो आपको यहाँ पे इतनी जल्दी क्या है? तीसरी बात और सबसे अहम बात, आप लोगों हमने कहा था कि पहले आप स्टेटहुड रिस्टोर कर लीजिए, उसके बाद स्टेटहुड रिस्टोर करके आप आराम से अपना डीलिमिटेशन करिए और देखिए क्या होगा, कैसे होगा, ताकि यहाँ की जो अवाम है, इस अवाम ने किसी पॉलिटिकल पार्टीज को वोट दिया है
जिसमें सबसे ज्यादा इन्होंने पीएचडीडी को वोट दिया है, जिसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस को सबसे ज्यादा वोट मिले थे। अगर इस अवाम ने इन लोगों को वोट दिया है, तो ये पार्टीज अगर कह रही हैं कि हमें इस डीलिमिटेशन कमीशन से कुछ परेशानियां हैं, तो क्या ये अवाम की बात नहीं है? तो अगर आपको अवाम कह रही है कि हमें डीलिमिटेशन नहीं चाहिए, तो आप किस बिना पे ये डीलिमिटेशन करा रहे हैं? तो इस डीलिमिटेशन से सवाल बहुत खड़े होते हैं। और मेन एक मुद्दा यह है कि अभी भारतीय जनता पार्टी के कोई लीडर हैं, वो शायद कह रहे थे कि आधार की बिना पे डीलिमिटेशन होना चाहिए। पहली बात तो आधार की बिना पे डीलिमिटेशन किसी भी स्टेट में या किसी भी कंट्री में नहीं होता। इनफैक्ट हमारे देश में कभी नहीं हुआ है। डीलिमिटेशन जो है कॉन्स्टिट्यूशन के एक प्रॉपर प्रोसेस के तहत होता है, हालांकि वो दूसरी बात है कॉन्स्टिट्यूशन ही नहीं है। और दूसरी बात, सुप्रीम कोर्ट की एक प्रॉपर जजमेंट के अनुसार आधार जो है ये मैंडेटरी नहीं है, यानी ये वो डॉक्यूमेंट है जिससे आप, मतलब ये मैंडेटरी ही नहीं है। मैं आधार नहीं लाऊंगी अपना, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है आपके लिए मैंडेटरी नहीं है, तो क्या मुझे एज अ सिटीजन काउंट नहीं किया जाएगा? ये बहुत अजीब सी डरावनी प्रक्रिया है, जहां पे एक एनआरसी का सिस्टम ये लोग आधार को बना रहे हैं। और एक लास्ट चीज, एक डर जम्मू और कश्मीर के लोगों में है कि कहीं ना कहीं जो ये डीलिमिटेशन है, कहीं ना कहीं ये शायद एक राज्य को उन 4 डिस्ट्रिक्ट्स के लिए बनाया गया है, जिन 4 जम्मू एंड कश्मीर में 20 डिस्ट्रिक्ट्स है, उन 20 डिस्ट्रिक्ट्स में से 4 डिस्ट्रिक्ट जो हैं बीजेपी को वोट करते हैं। तो कहीं ना कहीं चूंकि हमने देखा है कि बीजेपी किस हद तक जा सकती है इलेक्शंस जीतने के लिए, हम सब ने देखा है, तो कहीं ना कहीं एक डर है कि ये डीलिमिटेशन जो है, चूंकि ये कंप्लीटली कंट्रोल्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट है, इसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस पीडीपी कुछ भी नहीं कर सकती है, ज्यादा से ज्यादा अपनी एक रिप्रेजेंटेशन दे सकती है। ये इट इज एन एक्सरसाइज ताकि उन 4 डिस्ट्रिक्ट्स को, जिन 4 डिस्ट्रिक्ट को बीजेपी सपोर्ट करती है, उनका अमित राणा जी, आप इत्तेफाक रखते हैं जो डीलिमिटेशन की बात हो रही है, आवाम उसे नहीं चाहती है या फिर जो अपोजिशन जमाते हैं वो इसे नहीं चाहते हैं, क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, ये एक्सरसाइज लास्ट 1996 में हुई। जम्मू कश्मीर का अगर आप इतिहास देखें तो डीलिमिटेशन एक्सरसाइज तकरीबन हर 10 साल के बाद होती थी। 1992 के बाद जब ये 2002 में होनी थी तो इसे स्थगित कर दिया गया और 2026 तक पोस्टपोन कर दिया गया। क्या कारण थे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार नहीं करे, वही बता सकते हैं। अब जहां तक बात कर रही थी इफ्रा जान की, ये केस कोर्ट में है 370 का, और इसलिए डिलिमिटेशन नहीं होनी चाहिए। तो मैं इनको बता दूं कि केस कोर्ट में होने से जो कानून लाया गया है वो नाजायज नहीं हो जाता, वो इलीगल नहीं हो जाता। उस हिसाब से चलते हैं तो देश में तकरीबन 3 करोड़ केस चल रहे हैं और लोगों को अपने घर पे बैठ जाना चाहिए केस फाइल होने के बाद। अगर केस ही बाधा है डिलिमिटेशन के लिए तो केस फिर 370 का केस फिर बाधा होना चाहिए स्टेटहुड के लिए। तो फिर किस बेसिस पे नेशनल कॉन्फ्रेंस स्टेटहुड की बात कर रहा है अगर 370 का केस सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है? क्योंकि 370 का रद्द होना ही अगर गैर इलीगल है तो फिर स्टेटहुड जम्मू कश्मीर का रीऑर्गेनाइजेशन पूरा का पूरा एक्ट ही इलीगल हो जाता है। तो ये एक पूरा का पूरा लीगल लॉ है। सुप्रीम कोर्ट ने ना इस पर स्टे दिया है ना इंजंक्शन दिया है, और सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ पेटिशन एडमिट करी है कि हम इस पर विचार करेंगे। तो ये पहली बात है। दूसरी बात आती है डिलिमिटेशन की। आपने पिछले 35 साल में डिलिमिटेशन एक्सरसाइज नहीं करी है और ये समय आ गया है कि अब आप डिलिमिटेशन एक्सरसाइज करें, क्योंकि जम्मू कश्मीर में जो सीट्स हैं वो सीट्स का बंटवारा बहुत गलत तरीके से हुआ। अब आप समझिए कि डिलिमिटेशन एक्सरसाइज किस बेसिस पे होती है। डिलिमिटेशन एक्सरसाइज के बेसिस के तीन मुख्य तरीके होते हैं। पहला तरीका होता है पॉपुलेशन का, दूसरा होता है ज्योग्राफिकल टेरेन का, और तीसरा होता है आपका एडमिनिस्ट्रेटिव एरियाज का। अगर आप बात करें ज्योग्राफिकल टेरेन की तो जम्मू का जो ज्योग्राफिकल टेरेन है वो बहुत ही ज्यादा अनइवन है, बहुत ही ज्यादा कश्मीर के मुकाबले बहुत ही ज्यादा रिमोट है, बहुत ही ज्यादा स्प्रेड आउट है। तो एक आपको उस बेसिस पे आपको डिलिमिटेशन करनी पड़ेगी, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूएंसीज इतनी बड़ी हैं कि लोगों को अगर अपना एक इलेक्शन भी लड़ना हो तो उन्हें तकरीबन 1.5 दिन का सफर करना पड़ता है अपने नॉमिनेशन फाइल करने के लिए। तो ये एरिया वाइज में भी आपको उसको करेक्ट करना पड़ेगा। तीसरी बात आती है एडमिनिस्ट्रेटिव एरियाज की। काफी तहसीलों में ओवरलैप है ऑन इलेक्शन बेसिस, उसको भी आपको करेक्ट करना पड़ेगा।
अब इफ्रा जी बात कर रही थी तीसरी के आधार कार्ड के बेसिस पे। बिल्कुल आधार कार्ड एक आइडेंटिटी प्रूफ है और इसको लेकर शायद बेसिस ना बनाना चाहिए, बट मुझे लगता है आधार कार्ड एक इंपॉर्टेंट टूल है जम्मू एंड कश्मीर में, क्योंकि आधार कार्ड देखिए 370 जब तक था 2 साल पहले तक आधार कार्ड में जम्मू कश्मीर का एड्रेस उसी का आ सकता था जिसका स्टेट सब्जेक्ट है। तो आपको एक इंपॉर्टेंट टूल मिल जाता है। मैं ये नहीं कहता हूं कि आप उस पर सोली रिलाई करिए, मगर आपको एक इंपॉर्टेंट टूल मिल जाता है। और पूरे जम्मू कश्मीर में, खासकर जम्मू खिते में ये बड़ा रोष है कि जो ये अनइवन सीट डिस्ट्रीब्यूशन है जम्मू और कश्मीर को लेकर, हालांकि पॉपुलेशन तकरीबन बराबर है, तो उसे कहीं ना कहीं करेक्ट किया जाए। और ये जो ये डीलिमिटेशन है, डीलिमिटेशन हर स्टेट का इंडिपेंडेंट होता है, उसका नेशनल पार्लियामेंट के डीलिमिटेशन से कोई लेना देना नहीं है। जैसे मैंने आपको पहले भी एक कहा सवाल का जवाब दे दीजिए। इफ्रा ने जब ये सवाल उठाया था मेरे जहन में भी, जब पूरे देश में 2026 में डिलिमिटेशन होना है तो जम्मू कश्मीर में 2021 में क्यों? नहीं, देखिए, पार्लियामेंट का डिलिमिटेशन और स्टेट असेंबलीज का डिलिमिटेशन में आपस में कोई लेना देना नहीं है। स्टेट अपना डिलिमिटेशन एक्सरसाइज कभी भी करा सकती है। और जैसे मैं आपको वही बता रहा था पहले कि जम्मू कश्मीर में पूरे देश में डिलिमिटेशन 20 साल में होता था, जम्मू कश्मीर में डिलिमिटेशन हर 10 साल में होता था। तो ये पैरिटी जब जम्मू कश्मीर ने तब नहीं मानी, तो आज उसको लेकर क्यों मांग हो रही है? ये स्टेट का अपना प्रेरोगेटिव है, डिलिमिटेशन एक्सरसाइज कब करे, कैसे करे, क्योंकि जो लेजिस्लेटिव असेंबलीज की कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं उसमें स्टेट, क्योंकि स्टेट का विधानसभा है और स्टेट की सरकार बनती है, उनका प्रेरोगेटिव आता है। और अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस को ये बात रखनी थी और ये बात जनता के सामने रखने से अच्छा था कि डिलिमिटेशन कमीशन में जो मेंबर पार्लियामेंट है उसमें से 5 में से 3 तो नेशनल कॉन्फ्रेंस के अपने हैं, वो कमीशन के पार्ट हैं, सरकार द्वारा इनवाइटेड मेंबर्स है उस कमीशन के, उसमें जाके ये बात करते, अपनी बात रखते। फिर बात कर रही है इफ्रा जी की जम्मू कश्मीर जो अभी डीडीसी के इलेक्शन हुए उसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस और गुप्कार अलायंस को सबसे ज्यादा सीटें मिली। गुप्कार अलायंस में जो 2 पार्टियां थी वो बाहर निकल चुकी हैं। और अगर वोट बेसिस की बात करें, नंबर ऑफ वोट्स की बात करें, नंबर ऑफ वोट्स पोल की बात करें, तो उसमें भारतीय जनता पार्टी को सबसे अधिक वोट मिले। अगर बेसिस नंबर ऑफ वोट की है तो फिर भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल लोगों की बात। एक सवाल का मेरा आप जवाब दे दीजिए, उसके बाद आप जो पूछना चाहें वो पूछ लीजिएगा। ये बताइए 1995 के बाद जम्मू कश्मीर के अंदर डिलिमिटेशन नहीं हुआ, क्या वजह थी? आप भी सरकार में रहे, क्यों नहीं आपने डिलिमिटेशन करवाया? देखिए 1981 के बाद जो है एक बार एक डिलिमिटेशन 1981 सेंसस के हिसाब से हुआ। उसके बाद 1989 से जम्मू एंड कश्मीर के हालात इस कदर खराब हो गए कि आपको एक अंदाजा भी नहीं लग सकता है यहाँ कितने ज्यादा हालात खराब हो गए। अगर डिलिमिटेशन आपको कराना था बिल्कुल आप कराइए, जैसा अमित रैना जी ने साफ साफ कहा है, ये एक स्टेट की प्रक्रिया होती है, यानी एक स्टेट अपना डिलिमिटेशन करती है। तो अगर ये एक स्टेट डिलिमिटेशन इसलिए करती है क्योंकि स्टेट का लेजिस्लेचर जो होता है वो वहां के लोगों ने इलेक्ट किया होता है और स्टेट जो है उस लेजिस्लेचर को और उस अवाम के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। अभी जम्मू और कश्मीर के पूरे राज्य में से शायद हमारे 3 या 4 टोटल मेंबर पार्लियामेंट जो है पार्लियामेंट में बैठे हुए हैं। तो इस हिसाब से आप देखिए हमारा से ही क्या है उस पार्लियामेंट में। देयरफॉर जो ये डिलिमिटेशन कमीशन है ये रिप्रेजेंटेटिव ऑफ आवर पीपल नहीं है, क्योंकि हमारे लोग जो है वो नेशनल असेंबली जो है हमारी इस पार्लियामेंट उसमें शायद 4 वोट्स लेते हैं, 4 सीटें हैं हमारी। तो ये डिलिमिटेशन कमीशन नेशनल पार्लियामेंट को रिप्रेजेंट करता है, शायद उत्तर प्रदेश के लोगों को ज्यादा रिप्रेजेंट करता है क्योंकि उनकी इतनी ज्यादा सीटें हैं, बंगाल के लोगों को ज्यादा रिप्रेजेंट करता है क्योंकि उतनी इतनी सीटें हैं, और जम्मू और कश्मीर के नागरिकों को बहुत कम रिप्रेजेंट करता है। जी इफ्रा जी, अमित रैना जी जी इफ्रा जी जी पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती कहते हैं क्योंकि गुप्कार अलायंस में आप भी हैं वो भी हैं, वो कहती हैं कि वो बात ही नहीं करेंगे आयोग से, कमीशन से बात ही नहीं करेंगी, उन्हें बात ही नहीं करनी है, जबकि अगर बात नहीं होगी तो मसला हल कैसे होगा? इसलिए तो सबको इनवाइट किया जा रहा है कि सब लोग अपने सुझाव दें, किसी को कोई दिक्कत है तो वो भी बताएं, अगर उस पर अमल किया जा सकता है तो उस पर गौर किया जाएगा। सुझाव मांगे जा रहे हैं लेकिन सुझाव भी नहीं देंगे, कैसे होगा? मैं जवाब देती हूँ। बहुत अच्छा लगता है कि आप लोग इन द सेंस भारतीय जनता पार्टी जो है फाइनली आ गई है जम्मू और कश्मीर के लीडर्स के पास और कहती है आप सुझाव दीजिए। जिस दिन 370 को हटाया था उस दिन तो हमसे सुझाव नहीं मांगा था। जिस दिन अचानक से आपने बच्चों का, माओं का फोन, इंटरनेट, सब अस्पतालों का सब बंद कर दिया था, तब तो आपने सुझाव नहीं मांगा था, तब तो आपने इन्हीं लीडर्स को उठा के बिना कोई केस लगाए जेल में बंद कर दिया था। आज आप उन्हीं लीडर्स के पास जाके कहते हैं कि हमको सुझाव दीजिए, और आप
एंटाइटल्ड हैं। आपको लगता है कि ये लीडर्स हमसे अच्छे से बात क्यों नहीं कर रहे? भाई इनको तो आपने कल तक जेल में रखा था, क्यों बात कर रहे हैं आपसे? पहली फिर बात। जो कुल जमाती दूसरी मीटिंग बात, हुई थी वजीर आजम के साथ, वो बेनतीजा थी, ये कहना चाहेंगे आप? जी, उन्होंने और अपनी बात दो टूक की, और यहाँ पे भी डिलिमिटेशन में देखिए, वहां पे भी नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर्स और पीडीपी ने अपनी बात साफ साफ रखी। उन्होंने कहा आर्टिकल 370 को रिस्टोर कीजिए, पॉलिटिकल प्रिजनर्स को छोड़ दीजिए। लेकिन हमने देखा कि नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने ऐसा कुछ नहीं किया। तो जब एक मीटिंग में जो भी सजेशंस हमने रखी, हमारी अवाम ने रखी, जब आप लोगों ने यानी भारतीय जनता पार्टी ने वो सजेशंस पे उनके कान पे जू नहीं रहेंगी, तो वोट हमारे पास क्या गारंटी है कि आज हम डिलिमिटेशन के पास जाएंगे, वो सुनेंगे हमारी बात? इनफैक्ट अमित रैना जी ने एक बात कही, इन्होंने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो है एक मेंबर हैं जो डिलिमिटेशन का पार्ट है, वो है फारूक साहब और मसूदी साहब। ये समझ नहीं, लेकिन तीन मेंबर्स जो हैं इनके पास, वो मैं जवाब दे देती हूँ, इनके पास तीनों वोटिंग एमपी, एक पावर नहीं कहा मैंने, है। तीनों एमपी, आपके अकबर लोन, तीनों आपके हैं, अनंतनाग, आपके साउथ कश्मीर के एमपी जस्टिस साहब और डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, तीनों के तीनों डिलिमिटेशन कमीशन के पास। ठीक है अमित जी, आऊंगी मैं आपके पास, कंप्लीट करने दीजिए वोटिंग पावर नहीं है। देखिए जी, ये जो तीन मेंबर्स हैं इनके पास वोटिंग पावर नहीं है, यानी ये बोल सकते हैं, सुबह से शाम तक बोलते रहेंगे, हम भी बोलते हैं, सभी बोलते हैं, लेकिन क्या भारतीय जनता पार्टी सुनेगी या नहीं सुनेगी, ये हम समझ रहे हैं कि बीजेपी जो है अपने इलेक्टोरल इलेक्शंस के बगैर उनको कुछ भी नहीं दिखता। नेशनल कॉन्फ्रेंस बोलती रहेगी, लेकिन हमारे पास कोई वोटिंग पावर नहीं है। इसीलिए नेशनल कॉन्फ्रेंस ने एक प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन जो है, जिसमें जो मैंने आपको कहा ये सभी चीजें उन्होंने लिख के डिलिमिटेशन कमीशन को दी। जो हमारी तरफ से हो सकता था हम लोगों ने कर दिया, बट अल्टीमेटली हमारे पावर में ये चीज नहीं है। और मैं उम्मीद करती हूँ कि अमित रैना जी जो है बार बार कह रहे हैं कि इसका 1981 से डिलिमिटेशन नहीं हुआ। भाई हमारे देश का 1971 के बेसिस, सेंसस के बेसिस पे डिलिमिटेशन होता है। आप क्यों नहीं कहते हमारे देश में 2011 के सेंसस पे डिलिमिटेशन कराइए? तब तो डिलिमिटेशन नहीं होती 2011 के सेंसस पे, तब तो आप कहते हैं 1971 पे सीटें लगाइए। जब आप कहते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव की बात, एडमिनिस्ट्रेटिव रीजंस की बात आती है और रीजनल ज्योग्राफी देखनी होती है। मैं आपको याद दिला देती हूँ कि 1971 के सेंसस के अनुसार जो पूरा इफ्रा जी, एक सवाल मेरे लिए भी है। जब ये पूरी हदबंदी की बात हो रही है, ज्योग्राफिकल बात हो रही है, तो एक आंकड़ा मैं भी रखना चाहूंगी, इसका जवाब मैं ब्रेक के बाद लूंगी आपसे। कश्मीर में अभी भी कई ऐसी असेंबली हैं जो 100 से 150 वर्ग किलोमीटर के दायरे में है, ठीक है। और जम्मू की अगर मैं बात करूं तो जम्मू में 800 से 900 वर्ग किलोमीटर में कई ऐसी असेंबली मौजूद है, तो फिर क्यों ना डिलिमिटेशन हो। चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, हमारे साथ तमाम मेहमान हमारे साथ इस चर्चा में शामिल है। इफ्रा जी, आपसे मैंने सवाल किया था, आपके पास मैं आऊंगी, लेकिन अमित जी से एक सवाल मैं ले लेती हूँ, बहुत देर से वो बैठे हुए हैं, उनके पास जाना मुझे जरूरी है। अमित जी, क्या आपको लगता है कि अपोजिशन इस वजह से मुखालिफत कर रही है कि भाई अगर डिलिमिटेशन होता है तो जो 7 सीटें जो हैं वो बढ़ाई जाएंगी, तादाद असेंबली की 90 हो जाएगी, 90 सीटों वाली। ऐसे में जम्मू को तरजीह मिल सकती है, जो ज्योग्राफिकल हम देख रही हैं। ऐसे में अपोजिशन को इस बात का खतरा है, क्योंकि अब तक जो भी सीएम चुन के आते रहे हैं वो कश्मीर से आते रहे। गुलाम नबी आज़ाद को अगर मैं छोड़ दूं, वो डोडा से आए थे, जम्मू के। तो ऐसे में ये खतरा है, अगर डिलिमिटेशन होता है तो जम्मू की सीटें बढ़ती हैं। देखिए, टोटल सीटें बढ़ रही हैं 7। अगर सातों के सातों भी जम्मू के खित्ते को मिलती हैं तो भी कश्मीर वादी की सीटें जम्मू से अधिक रहेंगी। 37 और 46 का आंकड़ा है, तो भी 2 सीटें अधिक रहेंगी। ये मुझे नहीं पता कमीशन क्या डिसाइड कर रहा है इसको लेकर। अब बात करते हैं, देखिए समस्या डिलिमिटेशन की ये नहीं है कि जम्मू रीजन को ज्यादा मिलेंगे या कश्मीर रीजन को ज्यादा मिलेंगी। 370 के और 35A के एब्रोगेशन के बाद जो आपकी मार्जिनलाइज कम्युनिटी थी जम्मू कश्मीर, देखिए जम्मू कश्मीर एक ऐसा स्टेट था जहां पे SC/ST एक्ट एप्लीकेबल नहीं था, जहां पे शेड्यूल कास्ट को हक नहीं मिलता था, शेड्यूल ट्राइब को हक नहीं मिलता था, जहां पे पिछले वर्गों को हक नहीं मिलता था, जहां पे जो पाकिस्तान से रिफ्यूजी आए थे उनको हक नहीं मिलता था, 70 साल से रह रहे थे मगर अपनी सरकार नहीं चुन सकते थे, जो पाकिस्तान अधिकृत जम्मू कश्मीर से रिफ्यूजी आए थे उनको हक नहीं मिलता था। तो ये डिलिमिटेशन एक्सरसाइज क्यों हो रही है? डिलिमिटेशन एक्सरसाइज इसलिए हो रही है कि अगर आपने 370 हटाया, 35 से हटाया और आपने इस वादे पे हटाया कि जम्मू कश्मीर में जो लोग पिछड़े वर्ग हैं, जो मार्जिनलाइज कम्युनिटी हैं, जो भी लॉज हिंदुस्तान में लोगों की भलाई के लिए बनेंगे वो एप्लीकेबल नहीं, वो एप्लीकेबल हो जाए।
तो आज डीलिमिटेशन एक्सरसाइज से तकलीफ कश्मीर के नेताओं को इसलिए हो रही है, नेशनल कॉन्फ्रेंस को इसलिए हो रही है कि जो सीटें कश्मीर में आज शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए बना दी जाएंगी, तो कहीं ना कहीं शेड्यूल्ड ट्राइब्स को अपनी आवाज मिल जाती है। जो गुज्जर बकरवाल कौम है उनको अपनी आवाज मिल जाती है। जम्मू में जो सीटें रिजर्व होंगी शेड्यूल कास्ट के लिए, तो जो पिछड़ा वर्ग है उनको अपनी आवाज मिल जाती है। जो वेस्ट पाकिस्तान से आए हुए रिफ्यूजी हैं या पाकिस्तान अधिकृत जम्मू कश्मीर से आए हुए रिफ्यूजी हैं, उनको अपनी आवाज मिल जाती है। तो एक जो एक हेजेमनी है, एक पर्टिकुलर कम्युनिटी की, एक पर्टिकुलर रीजन की, वो कहीं ना कहीं ब्रेक होती है। अब तकरीबन हर व्यक्ति जो जम्मू कश्मीर में रहता है वो जम्मू कश्मीर के इलेक्शन प्रोसेस का भागीदार बनता है, और अगर वो भागीदार बनता है तो कहीं ना कहीं मोनोपोली फिट टूटती है। तो ये समस्या ये है। नहीं तो डीलिमिटेशन एक्सरसाइज भारत की 2000 आपकी तो लास्ट 2001 के सेंसस पे हुई है, अगली 2021 के सेंसस पे होगी, और स्टेट्स में कुछ स्टेट्स में इंप्लीमेंट हुई, कुछ स्टेट्स में इंप्लीमेंट नहीं हुई। पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसीज आपके 2001 के बेसिस पे हैं। आप कह रहे हैं कि जी कश्मीर के हालात खराब थे, कश्मीर के हालात खराब, तो 2011 का सेंसस तो हुआ ना, फिर भी सेंसस आपके पास है। हालांकि उस सेंसस को लेकर भी काफी सवाल हैं, मैं उनमें नहीं जाऊंगा, मगर 2011 का सेंसस तो हुआ। फिर ये देखिए सवाल कैसे उठाते हैं, डीलिमिटेशन कमीशन में हमारे वोटिंग राइट नहीं है। डीलिमिटेशन कमीशन अपने आप में एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है जिसको ना पार्लियामेंट चैलेंज कर सकता ना सुप्रीम कोर्ट चैलेंज कर सकता। उसमें मेंबरान कौन कौन है? उसके मेंबरान है एक सिटिंग या रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट के जज, आपके चीफ इलेक्शन ऑफिसर, आपके इलेक्शन ऑफिसर उस देश के, और आपके स्टेट के चीफ इलेक्शन ऑफिसर। उसके अलावा जो आपके मेंबर पार्लियामेंट है या एमएलए है, 5 मेंबर पार्लियामेंट है जम्मू कश्मीर के समय लद्दाख को हटाकर। उसमें से 3 नेशनल कॉन्फ्रेंस के हैं, 2 भारतीय जनता पार्टी के हैं। यहां पे भी मेजॉरिटी नेशनल कॉन्फ्रेंस की है। आप एक संवैधानिक इंस्टीट्यूशन पे धब्बा लगा रहे हैं कि वो इलेक्शन वो हमारे साथ अन्याय करेंगे। मतलब आप सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया पे धब्बा लगा रहे हैं। और अगर आपको यही शक है तो इफ्रा जी, क्यों आपको शक है कि इंसाफ नहीं होगा डिलिमिटेशन को लेकर? जम्मू का एरिया भी बड़ा है, अगर वहां सीटें मिलती हैं तो इस बात का डर है अपोजिशन को? देखिए, प्राइमरी प्रॉब्लम जो है वो मैं बार बार जो समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि जो ये डीलिमिटेशन कमीशन के जो वोटिंग मेंबरान है, जो उसमें वोटिंग मेंबर्स हैं, उसमें एनसीपी नहीं आती, उसमें बीजेपी भी नहीं आती, उसके वोटिंग मेंबर्स सिर्फ 3 ही होते हैं। तीनों वोटिंग मेंबर्स को भारतीय जनता पार्टी ने चुना है। अगर भारतीय जनता पार्टी पे जम्मू और कश्मीर के लोगों को, एक सेकंड, अगर भारतीय जनता पार्टी, मैंने पहले से ही है ना, इस कमीशन के लिए नहीं चुने गए ना, कानून आपका कहता है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर होंगे। अब आप कहेंगे कि डीलिमिटेशन कमीशन के लिए चीफ इलेक्शन कमिश्नर को बदल दीजिए। स्टेट के जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है 4 इलेक्शन करा चुके हैं, आज तक उन पे किसी ने उंगली नहीं उठाई कि इलेक्शन में गड़बड़ हुई है। आज आप उनकी नीति पे, आज आप उनकी नीयत पे शक कर रही है। क्यों? क्योंकि आपका पॉलिटिकल लॉस हो सकता है। ठीक है इफ्रा जी, आप इंस्टीट्यूशन को डिस्क्रेडिट कर रही हैं। आज आप आज इंस्टीट्यूशन को डिस्क्रेडिट कर रही हैं। ठीक है, अभी जी बोलने दीजिए। अक्सर नहीं बोलने देते नेता ना, किस बात का डर रहता है? चलिए देखिए, पहली बात है, कहते हैं क्या आप उनकी नीयत पे शक कर रहे हैं? बिल्कुल, हम भारतीय जनता पार्टी की नीयत पे, क्या भारतीय जनता पार्टी की एग्जिस्टेंस पे शक करते हैं। भारतीय जनता पार्टी वही पार्टी है जिसने 4 अगस्त को हमको बोला कि आप लोगों के साथ कुछ नहीं हो रहा, आप लोग आराम से बैठ के अपने अपने घरों में, कुछ नहीं होगा। और 5 अगस्त को हमारे फोन, हमारा इंटरनेट, हमारी जिंदगियां रुक गई। क्यों? क्योंकि शाम को भारतीय जनता पार्टी ने आराम से झूठ बोला था। उनके छोटे इंसान से बड़े मिनिस्टर। कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी में बीजेपी क्यों लाना? वो एक कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी है, वो अपना काम करेगी। मरकज में ठीक है एनडीए की सरकार है, तो आप यकीन नहीं करेंगे उनके फैसलों पर, और जो बॉडी काम कर रही है उनके ऊपर? कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी जो है मैम, उसको कॉन्स्टिट्यूट किसने किया है? चीफ इलेक्शन कमिश्नन को नॉमिनेट किसने तो ऐसे तो पिछली सरकारों में भी होता रहा है, वही लोग करते हैं। ऐसे तो पिछली सरकारों में भी है। लोग सवाल उठा, इसीलिए तो मैं आपको बता रही हूँ ना, इसीलिए हम चाहते थे कि इन मेंबर्स को जो है स्टेट के लोग नॉमिनेट करें, स्टेट लेजिस्लर नॉमिनेट करें, मैं नॉमिनेट करूं, अमित रैना जी नॉमिनेट करें, जो जम्मू और कश्मीर के नागरिक हैं। इन लोगों को तो हमने नॉमिनेट नहीं किया है, क्योंकि तो सेंट्रल गवर्नमेंट से नॉमिनेटेड है, और सेंट्रल गवर्नमेंट में हमारी टोटल 4 सीटें हैं। यही तो मैं कब से समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि ये जो बॉडी है ये बीजेपी को रिप्रेजेंट करती है, क्योंकि बीजेपी ने इनको इलेक्ट किया
किया है, ये जम्मू और कश्मीर के नागरिकों को रिप्रेजेंट नहीं करती है। दूसरी बात, अमित रैना जी कहते हैं कि ये लोग एसटीज को अधिकार नहीं देते थे, एससीज को अधिकार नहीं देते थे। भाई अजीब सी बात लगती है। लेकिन जब इफ्रा जी 1995 में जब डिलिमिटेशन हुआ था तभी तो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं किया था, और उस वक्त की मौजूदा सरकार ने उसको चुना था। उस वक्त कोई आवाज नहीं उठी थी, तब आवाम उसको चूज करे या वोट करके उसको बिठाए, तब ये मुद्दा नहीं निकला था। लेकिन अब क्यों? तब तो ये स्टेट लेजिस्लेचर ने नॉमिनेट किया था ना। स्टेट की जो सरकार है वो जम्मू और कश्मीर, सिर्फ और सिर्फ स्टेट की सरकार को जम्मू और कश्मीर का नागरिक वोट करता है। तब तो ये उस पार्लियामेंट से नहीं आया था जिस पार्लियामेंट में शायद टोटल हमारी 4 सीटें थी। तब जो भी मेंबर नॉमिनेट हमारी बॉडी ने किया था, जम्मू और कश्मीर की लेजिस्लेटिव असेंबली ने, उसको हम लोगों ने चुना था, जम्मू और कश्मीर की असेंबली ने। वहां पे हमारा वोट था, और कहीं ना कहीं एक लोगों की, एक डेमोक्रेसी में लोगों की रजामंदी थी, क्योंकि लोगों ने चुना था उस बॉडी को इनडायरेक्टली। आज इस बॉडी को जम्मू और कश्मीर के लोगों ने इनडायरेक्टली नहीं चुना है, इसको पूरे इंडिया के लोगों ने चुना है। और इंडिया में जम्मू और कश्मीर की शायद 4 सीटें हैं 550 सीटों में से। दूसरी बात, इसीलिए ये सवाल करना बहुत जरूरी है, और इसीलिए नेशनल कॉन्फ्रेंस बार बार कहती है कि आप डिलिमिटेशन करिए। ठीक है, आपको लगता है कहीं पे परेशानी आता है, तब करिए जब स्टेट लेजिस्लेचर इसको इलेक्ट करती, जब हम सभी लोग आपस में मिलके, चाहे बीजेपी ही सरकार क्यों ना बनाती, उन्हीं लोगों को करना था। आज तो हम ना जानते हैं किसने किया है ना कुछ। दूसरी बात, ये बार बार कहते हैं कि जब शेड्यूल्ड ट्राइब्स को अपना हक मिल जाएगा, शेड्यूल्ड कास्ट को हक मिल जाएगा। मैं चाहती हूँ शबनम जी, आप किसी दिन जम्मू और कश्मीर का कभी भी जब कोई नौकरी का लिस्ट निकलता है, आप उस नौकरी के लिस्ट को देखिए, आर्टिकल 370 के हटने से पहले वाले नौकरी के लिस्ट को आप देखिए, क्या शेड्यूल्ड कास्ट के लिए रिजर्वेशन था? आप देखिए क्या शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए साफ साफ तौर पे रिजर्वेशन था? इनफैक्ट शेड्यूल्ड ट्राइब्स को तो 1981 में रिजर्वेशन मिल गया था। अमित रैना जी, आपको लगता है प्रेसिडेंट रूल नाफिज है, ऐसे में ये काम हो सकता है जिसका मुतालबा कर रही हैं इफ्रा जान साहिबा? आपकी आवाज नहीं आ रही है सर। देश के पूरे संविधान को ही लेकर सवाल खड़ा कर लें। मतलब चीफ इलेक्शन कमिश्नर कोई सरकार अपॉइंट करती है? मतलब अगर आपको चीफ इलेक्शन कमिश्नर की अपॉइंटमेंट का नहीं पता कि वो कैसे अपॉइंट होता है भारत का, तो मैं क्या सवाल का जवाब दूं इसका? उसके बाद आप कहती हैं जी चीफ सुप्रीम कोर्ट के जज करप्ट हैं, बायस्ड हैं, तो क्या जवाब दूं मैं इसका मैम? उसके बाद आप कहती हैं जिस व्यक्ति ने जम्मू कश्मीर में 5 इलेक्शन करा दिए, आज तक किसी भी पॉलिटिकल पार्टी ने ये नहीं कहा कि इलेक्शन में खराबी थी, इलेक्शन में चोरी हुई, ये हुआ, सबने कहा बहुत, उस पे आज आप इलेक्शन कर लें। ये कैसे? ये क्वासी जुडिशियल बॉडी है, इसका मैं आपको पहले कह चुका हूं कि कौन कौन है इसके मेंबर। इसके मेंबर है एक सुप्रीम कोर्ट के जज, इसके मेंबर है चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर, सुप्रीम कोर्ट का जज क्या सरकार चुनती है? चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया क्या सरकार चुनती है? उसमें सुप्रीम कोर्ट का इन्वॉल्वमेंट रहता है, उसमें लीडर ऑफ अपोजिशन का इन्वॉल्वमेंट रहता है, उसमें सरकार का इन्वॉल्वमेंट रहता है। उसके बाद जो ब्यूरोक्रेट, जो इम्तिहान पास करके, जो संविधान की शपथ लेके काम करते हैं, और उनको इतने सालों से इतने क्लियर इलेक्शन होने की तारीफें मिलती हैं, आज क्योंकि आज आपके अपने फायदे, कहीं ना कहीं आपको लग रहा है कि मेरी पॉलिटिकल मोनोपोली टूट रही, तो आपने उनके नियत में ही सवाल खड़े कर दिए। आपने पूरा इलेक्शन, और ये इलेक्शन प्रोसेस को जम्मू कश्मीर के लिए नहीं बनाया गया डिलिमिटेशन की, भैया ये जो प्राविधान है सिर्फ जम्मू कश्मीर के लिए है। भारत के किसी प्रदेश ने ये सवाल नहीं उठाया है, और आप उसके मेंबर हैं, एज मेंबर पार्लियामेंट आप उसके मेंबर हैं, आप उस मीटिंग में जाते क्यों नहीं है? अगर आप कहते हैं आपके पास वोटिंग राइट नहीं है, मगर आपके पास डिसेंट राइट तो है, आप डिसेंट वहां क्यों नहीं दिखाती हैं? ये घुमा फिरा के कहना कि, और शेड्यूल कास्ट के कौन से राइट्स है? मैम वाल्मीकि समाज के तो आपने राइट्स नहीं दिए 70 साल तक। किसी भारत के भारत आज आप किसी शेड्यूल कास्ट वाले को एक आपत्ति वाला शब्द कह दें तो आपके ऊपर शेड्यूल कास्ट का एक्ट लग जाता है। जम्मू कश्मीर के कागजात में शब्द लिखा हुआ था, जिसको लेकर पूरे भारत में अगर आप वो शब्द कह भी दें तो आप SC एट्रोसिटीज एक्ट में अंदर हो जाएं। ये ऑफिशियल डॉक्यूमेंट में था।
तो ये आज अगर समाज में मतलब इन पार्टीज को वेलकम करना चाहिए कि आज समाज के हर वर्ग को अपनी पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन, अपनी पॉलिटिकल एक्सप्रेशन, अपनी पॉलिटिकल एम्पावरमेंट का मौका मिल रहा है, तो बिल्कुल आइए हम वेलकम करें। और अगर आपको कहीं पे लगता है कि बात दूसरे तरीके होनी चाहिए, कमीशन को ऐसे काम करना चाहिए, तो उस कमेटी के आप हिस्सा हैं। आप तो प्रोटेस्ट करके बैठ गए। आप कहते हैं 370 अगर 370 हट गया तो ये डिलिमिटेशन एक्सरसाइज कैसे हो सकती है? अगर 370 हट गया है, उस पर आपको आपत्ति की डिलिमिटेशन नहीं हो सकती, तो स्टेटहुड की मांग कैसे हो सकती है फिर? बिल्कुल इफ्रा जी, जब आप 370 का हवाला दे रहे हैं, एक छोटे से ब्रेक के लिए मुझे रुकना पड़ रहा है, इसका जवाब मैं आपसे ब्रेक के बाद लूंगी। जब आप 370 का हवाला दे रहे हैं, डिलिमिटेशन को आप गैर आईनी बता रहे हैं, तो स्टेटहुड का मुतालबा किस हक से कर रहे हैं? जम्मू कश्मीर में इंतखाब होने हैं, लेकिन ऐसे में जब तक हदबंदी नहीं होगी, इंतखाबात कैसे होंगे? ये भी एक चर्चा का मौजू है। और इफ्रा जान साहिबा से हम यही सवाल ले लेते हैं। इफ्रा जी, जब तक हदबंदी नहीं होगी, डिलिमिटेशन नहीं होगी, तब तक इंतखाबात कैसे होंगे? तो आप लोग मुतालबा करें ना अपोजिशन की, जल्द से जल्द इंतखाबात कराने चाहिए, स्टेटहुड का जो दर्जा है वो वापस मिलना चाहिए जम्मू कश्मीर को, लेकिन डिलिमिटेशन नहीं होगा तो इंतखाबात कैसे होंगे? देखिए, आपको जरूरी नहीं है कि आपको स्टेटहुड देने के लिए पहले इलेक्शंस कराने पड़ेंगे। आप स्टेटहुड दे दीजिए, उसके बाद आप डिलिमिटेशन करा सकते थे, लेकिन आपने तो स्टेटहुड भी रिटर्न नहीं किया। जरूर ये कोई प्रक्रिया नहीं। अभी जैसे यूटी है, लेकिन हमारी यूटी में अभी प्रोविजन है कि हमारी एक लेजिस्लेटिव असेंबली होनी चाहिए, लेकिन वो लेजिस्लेटिव असेंबली का तो कोई इलेक्शन अभी तक नहीं हुआ है। इसी तरह से आप प्रॉपर स्टेटस को बना सकते थे और स्टेट की असेंबली जो है उसमें कह सकते थे तब स्टेट की असेंबली के चुनाव होंगे जब पहले डिलिमिटेशन होगा। पहली बात तो उसके बावजूद भी हम डिलिमिटेशन की वेरी एक्सरसाइज को अनकॉन्स्टिट्यूशनल मानते हैं, क्योंकि हम 370 के हटने को अनकॉन्स्टिट्यूशनल मानते हैं। हम सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में इसके पेटिशनर्स हैं, तो जब हमारी पेटिशन वहां पे बैठी हुई है 370 पे हम लड़ रहे हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में, हमने टॉप लॉयर्स को सामने रखा है वहां हमारा केस प्रेजेंट करने के लिए, हम कैसे मान लें कि उसकी कोई भी प्रक्रिया जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल है? अगर हमारे पास कोई केस नहीं होता तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हमारी पेटिशन जो है उसको पहले ही दिन खारिज कर देती। आपकी पेटिशन तभी एक्सेप्ट होती है जब आपकी पेटिशन जो है प्राइमा फेशी जो है, आपकी पेटिशन में कहीं ना कहीं सच्चाई होती है, सुप्रीम कोर्ट ये खुद मानती है। दूसरी बात, अमित रैना जी बार बार इन्होंने जिक्र किया कि इन्होंने कहा कि आधार कार्ड जो है उसको आपको लेजिटिमाइज कर देना चाहिए। आधार कार्ड को जो है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने कहा है कि आप मैंडेटरी आधार कार्ड नहीं है, उसका नाम पुट्टास्वामी जजमेंट है। मैं चाहती हूँ ये पुट्टास्वामी जजमेंट उठा के पढ़े और देखें कि सुप्रीम कोर्ट ने कैसे कहा कि आधार कार्ड रखना ही मैंडेटरी नहीं है। जिस डॉक्यूमेंट को बनाना ही मैंडेटरी नहीं है, भारतीय जनता पार्टी कहती है कि उसी डॉक्यूमेंट के आधार पे डिलिमिटेशन कमीशन करेगी। इफ्रा जी, एक सवाल का जवाब, इफ्रा जी एक सवाल का जवाब, कुछ आंकड़े में नाज़रीन के सामने रखना चाहती हूँ। जम्मू कश्मीर के अंदर 20 अजला हैं और जो सीटें हैं वो अभी 83 सीटें हैं, ठीक है। 46 सीटें कश्मीर के अंदर असेंबली सीटें, 37 सीटें जम्मू के अंदर हैं। एरिया वाइज देखें तो जम्मू के कई असेंबली ऐसी हैं जिसका मैंने जिक्र किया कि 800 से 900 वर्ग किलोमीटर का दायरा है, ठीक है। मैं आती हूँ आपके पास, आप ही से सवाल ले रही हूँ मैं। तो ऐसे में अगर यहाँ डिलिमिटेशन होता है तो जाहिर सी बात है जम्मू पर भी ध्यान दिया जाएगा, उस पर भी फोकस किया जाएगा इन तमाम चीज़ों को लेकर। तो क्या आपको ये डर सता रहा है अपोजिशन को कि डिलिमिटेशन होती है और जम्मू के पाले में सीटें चली जाती हैं, क्योंकि अब तक सीएम कश्मीर से बनता रहा है, तो आने वाले वक्त में सीएम जम्मू का हो सकता है? क्योंकि कश्मीर के अंदर अगर वोट बैंक हम देखें तो अलग अलग पार्टियों में बटा हुआ है, लेकिन जम्मू में कोर वोट बीजेपी के साथ है। तो ये डर आपको सता रहा है? देखिए बिल्कुल हमें ये कोई डर नहीं सता रहा है कि क्योंकि जम्मू और कश्मीर जो है उन्होंने बीजेपी को कॉन्स्टेंटली रिजेक्ट कर दिया है। अगर आप आज जम्मू के 4 डिस्ट्रिक्ट्स में से, मैं बार बार बोल रही हूँ, 20 में से सिर्फ 4 डिस्ट्रिक्ट्स हैं जो भारतीय जनता पार्टी को वोट करते हैं, और उन 4 डिस्ट्रिक्ट्स में भी आज भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ एक मुहिम शुरू हो गई है। अलग अलग पार्टीज खड़ी हो रही हैं, जैसे एकजुट जम्मू है, एक नई पार्टी आ गई है जो भारतीय जनता पार्टी की गवर्नेंस से परेशान है। लेकिन हमें परेशानी, आपने दूसरी बात शाहीन साहिबा की, आपने कहा कि कॉन्स्टिट्यूएंसीज जो है वो बहुत बड़ी हैं। अगर ऐसी बात है तो लद्दाख जो है, लद्दाख इतनी बड़ी कॉन्स्टिट्यूएंसी है, शायद हमारे बहुत सारी लद्दाख का जो एरिया है करीबन झारखंड के एरिया से मिलता है। लद्दाख से सिर्फ एक मेंबर पार्लियामेंट जाता है हमारे पार्लियामेंट में बैठने, और झारखंड से कितने जाते हैं?
बहुत सारे। तो अगर आप कह रहे हैं कि आप एरिया के हिसाब से, ना कि पॉपुलेशन के हिसाब से लोगों को वोट देंगे और कॉन्स्टिट्यूएंसीज बनाएंगे, फिर तो आपको पूरे इंडिया में ऐसा करना पड़ेगा। उसमें शायद जम्मू और कश्मीर की जो पूरा और लद्दाख जो है, हम लोगों को शायद 20-30 सीटें मिल जाएंगी। ऐसे तो जम्मू कश्मीर और लद्दाख का एरिया इतना ज्यादा है, लेकिन टोटल हमारे पास सीटें हैं 5। क्यों? क्योंकि हम पॉपुलेशन में कम है। यही जो है, ये प्रक्रिया जो है हमारे देश में, कॉन्स्टिट्यूएंसीज जो होती हैं वो पॉपुलेशन पे बनती है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में प्रॉपर एक आर्टिकल है जहां पे लिखा है कि एक कॉन्स्टिट्यूएंसी के और दूसरे कॉन्स्टिट्यूएंसी में जो वोटर्स हैं वो बराबर होने चाहिए। ये नहीं कि एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में आपने 500 लोगों की बना दी, दूसरी आपने 10,000 लोगों की बना दी। ये कॉन्स्टिट्यूशन वही तो अमल हो रहा है, वही तो अमल होने जा रहा है इफ्रा जी, वही तो अमल होने जा रहा है कि डिलिमिटेशन हो जाए तो जो तादाद है वो बराबर इक्वल हो। यही तो अमल होने जा रहा है। आऊंगी अमित जी, आऊंगी, बस आऊंगी आपके पास, आऊंगी। ये इफ्रा जी, हेलो जी जी बोलिए। देखिए पहली बात, ये बार बार कहना कि 370 क्योंकि कोर्ट में है इसलिए आप कुछ नहीं कर सकते, तो मेरा फिर वही सवाल आता है कि 370 अगर कोर्ट में, तो आप स्टेटहुड की डिमांड कैसे रख सकते हैं? आप स्टेटहुड कैसे मान सकते हैं? 370 कोर्ट में आप कोई डिमांड नहीं रख सकते। और ये घुमा फिरा के हमने बहुत बड़े वकील रख लिए तो इसलिए जम्मू कश्मीर में कोई कार्य नहीं हो सकता, सरकार बंद कर देते हैं और घर में बैठ जाते हैं। 370 को हटाने का केस, 35A को हटाने का केस मैंने खुद फाइल करा था चारूवल्ली खन्ना के साथ, एज को पेटिशनर, एज इम्प्लीडमेंट फाइल करा था मैंने। 370 और 35A को जब भारत के पार्लियामेंट ने हटाया उससे पहले मैंने फाइल कर रखा था। उसको सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने एडमिट किया, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने उस पर सुनवाई चालू कर दी। अगर इफ्रा जी का लॉजिक देखा जाए तो 370 और 35A तो उसी दिन खत्म हो गया था जिस दिन हमारी पिटीशन फाइल हो गई थी। तो ये ऐसे नहीं होता है। ये सुप्रीम कोर्ट ने का पिटीशन फाइल करी है, एडमिट करी है, उसका मतलब यही नहीं कि फैसला आपके हक में आ गया, तो फिर फैसले का इंतजार ही नहीं करना चाहिए। जिसकी पिटीशन एडमिट हो गई उसी के हक में फैसला है। तो ये कानून को कैसे देखते हैं भगवान जाने, ये कैसे इंटरप्रिटेशन है। और यह बात कर रही थी, मैं इनको इनसे विनती करूंगा कि डिलिमिटेशन का और असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज कैसे बनती हैं उसको लेकर थोड़ा अध्ययन कर लें। मैंने पहले भी कहा इसके 3 बेसिस होते हैं। पहला होता है पॉपुलेशन, इफ्रा जान जी बिल्कुल सही कहा आपने, पॉपुलेशन। दूसरा होता है आपका एडमिनिस्ट्रेटिव एरिया, और तीसरा आता है आपका टेरेन, नदी का बहाव तक आपकी कॉन्स्टिट्यूंसीज को चेंज कर सकता है। तो ये 3। अब बात कर रही थी पॉपुलेशन की। गांधीनगर कॉन्स्टिट्यूंसी जो जम्मू में है उसकी वो कॉन्स्टिट्यूंसी है 1.9 लाख वोटर्स की। गुरेज की कॉन्स्टिट्यूंसी कश्मीर में है 30,000 लोगों की। तो यानी 6 सीटें अगर गुरेज 30,000 पे बना हुआ है तो गांधीनगर अपने आप में 6 कॉन्स्टिट्यूंसीज लेके बैठा हुआ है। शबनम जी, तो आपने बिल्कुल सही कहा कि आज जो इनइक्वालिटीज हैं कॉन्स्टिट्यूंसीज में उसको ठीक किया जा रहा है, उनको एडजस्ट करा जा रहा है। उनके बिल्कुल आपने 500 स्क्वायर वर्ग में किश्तवाड़ की, अगर वर्डवन में किसी व्यक्ति को आज इलेक्शन लड़ना है तो उसे किश्तवाड़ जाने के लिए 1.5 दिन लगता है अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में नॉमिनेशन फाइल करने के लिए। तो आपको ये कॉन्स्टिट्यूंसीज रिवर्क करनी पड़ेंगी। आपको लोगों को पॉलिटिकल एम्पावरमेंट देखने के लिए उन्हें एक्सेसिबिलिटी देनी पड़ेगी उस पॉलिटिकल फ्रेंचाइज की, उस पॉलिटिकल एम्पावरमेंट की। और वही एक्सरसाइज आज हो रही है। ये समस्या वो नहीं है। अगर समस्या ये कहते हैं कि मैं इनकी बात मान लेता कि 370 है, तो फिर ना मांगिए ना प्रदेश, फिर सिर्फ 370 ही कहिए। इलेक्शन भी आप लड़ते हैं, इलेक्शन भी आप लड़ेंगे, एक सवाल आपसे, 370 आर्टिकल को परमानेंट तो था नहीं, इसे लिखा हुआ है। एक मिनट अमित जी, 1 मिनट सवाल लेने दीजिए मुझे। 370 स्थायी तो था नहीं, इसे हटाया जा सकता है, ये भी लिखा हुआ है संविधान में। तो फिर 370 को लेकर इतना क्यों एग्रेशन अपोजिशन में? देखिए, पहली बात तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने ही एक जजमेंट में साफ साफ कहा था कि 370 जो है अब ये परमानेंट, ये टेम्पररी प्रोविजन नहीं है, ये परमानेंट प्रोविजन बन गया है। पहली बात एक। दूसरी बात, क्या इसको हटाने की जो प्रक्रिया थी क्या वो कॉन्स्टिट्यूशनल थी? क्योंकि आप जब एक लेजिस्लेटिव असेंबली को डिसॉल्व करते हैं उस टाइम आपको सुप्रीम कोर्ट के SR बोमाई जजमेंट के तहत आपको लेजिस्लेटिव असेंबली को डिसॉल्व करना होता है। हमारे गवर्नर ने तो ट्वीट कर दिया कि मेरी फैक्स मशीन खराब हो गई। क्या वो SR बोमाई रूल्स के हिसाब से था? बिल्कुल नहीं। प्रॉपर कॉन्स्टिट्यूशन था? बिल्कुल नहीं।
दूसरी बात, जो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी जो 1954 तक रहती थी, उसको वोट करना था और सिर्फ वही जो है 370 को हटा सकती थी। उस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बदले क्या हमारे गवर्नर, जिनको ना किसी ने इलेक्ट किया है ना हमारी स्टेट के हैं, क्या वो बात कर सकते थे? बिल्कुल भी नहीं। इसका फैसला भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ कैसी इंडिया बात करेगा। कर रही हैं? जब प्रेसिडेंट रूल है वहां पर, तो इसलिए तो वहां पर गवर्नर रूल नाफिज है ना, गवर्नर वहां पर है। कैसे आप क्या बोल रही हैं? I'm sorry, आप? मैं कह रही हूँ प्रेसिडेंट रूल लगा हुआ है, तभी तो वहाँ गवर्नर है ना, उनके हाथ में सारी कमान है। बिल्कुल है, लेकिन क्या जो हमारे गवर्नर हैं वो हम लोगों के बदले कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को के बजाय बात कर सकते थे? क्योंकि अगर आप 370 के हटाने का एक्ट देखेंगी, वहां पर लिखा था कि गवर्नर इज नाउ गोइंग टू स्पीक इंस्टेड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली 1954। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो थी वो इलेक्टेड थी, गवर्नर जो थे वो अनइलेक्टेड थे। वक्त कम है, इंसान बात कर सकते हैं? वो एक बात। दूसरी बात, ये बार बार कहते हैं आप स्टेटहुड की डिमांड क्यों करते हैं? बहुत छोटे से जवाब में कंप्लीट कीजिए इफ्रा जी, वक्त कम है, माजरत चाहूंगी मैं आपसे। हम ट्रांजिएंट फॉर्म में स्टेटहुड की डिमांड करते हैं। अगर स्टेटहुड आ जाता है, 370 जो है उसकी पेटिशन पे उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, स्टेटहुड इसलिए चाहिए क्योंकि लैंड, चलिए मुआवजा चाहूंगी और बात करती है आपसे, लेकिन वक्त इसकी इजाजत नहीं दे रहा है। आप दोनों इस चर्चा में शामिल हुए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन हदबंदी को लेकर कमीशन अपना अमल मार्च 2022 तक पूरा करेगा, इसकी ऐलान कर दिया गया है। इसका जाहिर सी बात है अपोजिशन को कुछ ज्यादा ही यहाँ पर मसाइल हैं, लेकिन ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, ये अपना काम पूरा करेगी, ये भी साफ है। यानी कि अब 83 सीटों वाली असेंबली 90 सीटों वाली असेंबली होने जा रही है जम्मू कश्मीर के अंदर। फिलहाल आज के मुद्दा में इतना ही, दीजिए इजाजत, आदाब।